Well, so today we are taking up Criticare insurance. Criticare insurance देखिए हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी है और हेल्थ इंश्योरेंस की मेरी आवाज नहीं आ रही। ओके, हेल्थ इंश्योरेंस की ये पॉलिसी सबसे पहले लॉन्च हुई थी और इसमें पॉलिसी से रिलेटेड उसके सारे एस्पेक्ट्स को हम कवर करेंगे। क्या कवरेज है, क्या इसका इम्पैक्ट है, कैसे इसको किया जाता है, क्या डिजीजेस कवर्ड है, क्या एक्सक्लूजन्स हैं, क्या क्लेम प्रोसेस रहेगा, क्या प्रीमियम डिटेल रहेगी। वी आर टचिंग अपॉन ऑल दीज एस्पेक्ट्स। तो सबसे पहले देखने की चीज़ ये है कि क्रिटिकल इलनेस होता क्या है, कहते किसको। एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि मेडिकल लैंग्वेज में ये कहा जाता है कि कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो या लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जो कि बहुत सीरियस नेचर की है, उसको क्रिटिकल इलनेस कहा जाता है। अब क्रिटिकल इलनेस पेशेंट को बहुत लंबा ट्रीटमेंट भी चल सकता है, बहुत सारी सुविधाएं भी चाहिए होती हैं और डिपेंड्स अपॉन द सीरियसनेस ऑफ द डिजीज कि उसको किस तरीके की मेडिकल इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। हो सकता है वेंटिलेटर भी चाहिए, लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी चाहिए। ये डिपेंड करता है उस डिजीज की सीरियसनेस पर। तो कुछ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज ऐसी होती हैं जैसे हार्ट अटैक या स्ट्रोक या कैंसर या किडनी फेलियर या लीवर फेलियर। ये बॉडी के किसी न किसी ऑर्गन को टोटली डैमेज कर देती है और जब बॉडी का एक ऑर्गन डैमेज होता है तो उसका इम्पैक्ट सारी बॉडी पर आता है और वो सिस्टम सारा की सारा पैरालाइज हो जाता है जब तक कि उसकी फंक्शनिंग स्टार्ट नहीं। तो ये सीरियसनेस जो है किसी भी डिजीज़ की कि एक ऑर्गन ही बेकार हो गया या एक बॉडी पार्ट ही बेकार हो गया, उसको रिकवर करने में टाइम बहुत लगता है, उसको रिकवर करने में खर्चा बहुत आता है, उसको रिकवर करने में सपोर्ट सिस्टम्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इसलिए क्रिटिकल इलनेस को सीरियस नेचर की डिजीज कहा जाता है। अब सीरियस नेचर की होने के बावजूद किस तरीके का इम्पैक्ट होता है इसका फैमिली पर। जिस फैमिली में कोई एक पर्सन को भी क्रिटिकल इलनेस हो जाती है तो वो फैमिली मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली टूट जाती है। यानी कि इसका इम्पैक्ट इतना सीवियर होता है कि वो सारी की सारी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, मेंटली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली। ऐसा क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होगा तो रिकरिंग एक्सपेंसेस होंगे। वो रिकरिंग एक्सपेंसेस फिजियोथेरेपी से रिलेटेड हो सकते हैं, रिहेबिलिटेशन से चार्ज हो सकते हैं, फुल टाइम नर्सिंग केयर से रिलेटेड हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस की रिक्वायरमेंट हो सकती है, अराउंड द हाउस, इन सब पर खर्चा होता है। यानी कि फाइनेंस की जरूरत पड़ी और मेंटली अपने आप को संभाले रखना सबसे बड़ा काम हो जाता है। क्योंकि अगर फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स है तो फैमिली मेंटली भी टूट जाएगी। इसलिए ऐसी कोई भी बीमारी या ऐसी क्रिटिकल इलनेस भी किसी को कह के तो आती है। द डे यू आर गोइंग टू डायग्नोस फॉर डायग्नोसिस एंड द डॉक्टर इज टेलिंग यू द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द हार्ट अटैक और किडनी फेलियर और लीवर फेलियर, द एंटायर फैमिली विल बी शॉक्ड। और ये शॉक इतना सीरियस होगा कि वो सब कुछ अरेंजमेंट करने में वहाँ से आगे का टाइम जाएगा, फैमिली पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आएगा और उस लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के लिए बहुत सारे फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंडिया में
क्रिटिकल इलनेस के ट्रीटमेंट की सारी एडवांस फैसिलिटीज अवेलेबल हैं और लगभग हर बड़े शहर में अवेलेबल है। द ओनली क्वेश्चन इज इट रिक्वायर्स द फाइनेंस। ट्रीटमेंट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है हमारे इंडियन परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो, क्योंकि अपना परसेप्शन मेडिकल पर इतना खर्चा करने का होता नहीं, ना अपने यहाँ इतनी प्लानिंग करती। अगर इसी को हम दूसरे इंटरनेशनल कंपैरिजन में देखें तो इंडिया में ट्रीटमेंट कॉस्ट बहुत कम है, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ के लोग इंडिया में ट्रीटमेंट कराने आते हैं, वो ये जानते भी हैं, एडवांस फैसिलिटीज़ भी हैं, एक से एक एक्सपर्ट डॉक्टर भी है और ट्रीटमेंट कॉस्ट यूरोप के कंपैरिजन में काफ़ी कम भी है। लेकिन वी पीपल आर नॉट मैनेजिंग अवर सेल्फ टू दैट एक्सटेंट। हमारे लिए कोई ये कह दे कि इस बीमारी पे 10 लाख का खर्चा आएगा या 20 लाख का खर्चा आएगा, तो ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड हो जाता है ये, और ये किसी भी फैमिली को मेंटली, फिजिकली या फाइनेंशियली डिस्टर्ब करने के लिए काफ़ी है इतना सा ही। तो कोई भी एक फैमिली जिसमें कि एक पर्सन को भी अगर क्रिटिकल इलनेस हो गया, क्योंकि क्रिटिकल इलनेस हर बॉडी पार्ट से रिलेटेड हो सकता है, तो फैमिली ऑलमोस्ट डाउन हो जाती है। एक अंदाज़ा देता हूँ मैं आपको कि क्रिटिकल इलनेस की ट्रीटमेंट कॉस्ट इंडिया में क्या है। जैसे कार्डियोलॉजी है, यानी कि हार्ट से रिलेटेड है, नॉर्मली इसमें एंजियोप्लास्टी होती है और एंजियोप्लास्टी की कॉस्ट इंडिया में 2 लाख से 4 लाख रुपये है। बाईपास सर्जरी के 2 लाख से 6 लाख रुपये है। कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स की 2 लाख से 6 लाख की। आजकल बच्चों में एक प्रॉब्लम बड़ी कॉमन हो रही है कि वो वाल्व में छेद होता है, तो वो वाल्व रिप्लेसमेंट करना होता है, उसकी कॉस्ट 4 लाख से 8 लाख तक की कॉस्ट है। ये नॉर्मल ट्रीटमेंट कॉस्ट है। हालांकि ट्रीटमेंट सारे अवेलेबल हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ जाए तो 14.5 लाख से 25.5 लाख की कॉस्ट नॉर्मल है। लीवर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट 25 लाख से 35 लाख नॉर्मल है। किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़े तो किडनी की कॉस्ट बेशक कम हो, लेकिन किडनी मैनेज करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है और ये 13-14 लाख तक जाके बैठता है। लंग ट्रांसप्लांट का भी 15-16 लाख का खर्चा आ जाता है। बाई चांस किसी को कैंसर जैसी डिजीज हो, क्योंकि आजकल कैंसर भी बहुत कम होना गई है, उसमें केमोथेरेपी नॉर्मल होती है, पर साइकिल का उसका खर्चा 63-64 हज़ार का आता है। बड़ी जगहों पर ये 2 लाख तक भी हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी 4 लाख से कम नहीं हो पाती। प्रोस्टेट कैंसर का ट्रीटमेंट 3 से 6 लाख तक में होता है। डीप ब्रेन अगर स्टिमुलेशन हो जाए तो 12 से 14 लाख की कॉस्ट है। पेरिफेरल नर्व सर्जरी है तो 2 लाख से 4 लाख की कॉस्ट है। ये केवल एक रफ आइडिया है आपके लिए, लेकिन यही नॉर्मल कॉस्ट इंडिया में प्रिवेल कर रही है और डिपेंडिंग अपॉन द हॉस्पिटल एंड द लोकेशन दिस कैन इंक्रीज। क्योंकि इस प्रोफेशन में अब सर्विस मोटो नहीं रह गया है, ये बिजनेस हो चुका है। मेडिकल प्रोफेशन जो भी इस दौर से गुजरा है उसको पता है कि उसने क्या कॉस्ट अदा की है, पहली चीज़, और जो भी गुजरा है उसे ये भी पता है कि किस किस चीज़ के किस किस तरीके से पैसे ले लिए जाते हैं। जहाँ तक इंश्योरेंस ना होने का सवाल है, पिक्चर दूसरी होती है, और इंश्योरेंस होने का सवाल है, एकदम पिक्चर बदल जाती है। तो ये प्रोफेशनल टैक्टिक्स भी बहुत ज़्यादा हैं सभी जगह पर, बट दिस इज़ द मिनिमम एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस क्रिटिकल इलनेसेस। अब क्रिटिकल इलनेस कवर क्या है? ये जो आपकी पॉलिसी है ये एक बेनिफिट बेस्ड इंश्योरेंस कवर है। सबसे पहले तो इसको ये समझा जाए कि ये बेनिफिट बेस्ड इंश्योरेंस कवर होता क्या है। बेनिफिट बेस्ड के मतलब ये होते हैं कि आपको आपका रियल एक्सपेंडिचर जो हुआ उसको रियम्बर्स नहीं किया जाएगा, बल्कि एक बेनिफिट लिमिट जो आपने सेलेक्ट की है उसको पे किया जाएगा। आपका खर्चा उस बेनिफिट लिमिट से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अगर पॉलिसी बेनिफिट बेस्ड है तो उसमें कम ज़्यादा से पॉलिसी पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता। पॉलिसी सिर्फ वही अमाउंट पे करेगी जो आपने लिमिट सेलेक्ट किया है। उसमें बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, ज़्यादातर फ़ायदे ही हैं, ये कहा जाए
क्योंकि ये पॉलिसी लमसम मनी पे करती है, एक ही बार में एक क्लेम पे हो जाता है। और दूसरे, अगर जो पॉलिसी में प्रेस्क्राइब क्रिटिकल इलनेसेज हैं उनमें से कोई एक क्रिटिकल इलनेस हो गई तो उसका खर्चा कम आ रहा है ज़्यादा आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपने जो बेनिफिट की लिमिट सेलेक्ट की है, ये पॉलिसी वो पूरा की पूरा बेनिफिट विदाउट एनी डिडक्शन पे कर देगी। तो ये बेनिफिट बेस्ड पॉलिसी इंडेमनिटी बेस्ड पॉलिसी से डिफरेंट होती है। दूसरी पॉलिसी जो होती है मेडिक्लेम टाइप, वो इंडेमनिटी बेस्ड पॉलिसीज होती है। इंडेमनिटी बेस्ड पॉलिसी का मतलब क्या है कि जितना आपका खर्चा होगा उतना इंश्योरेंस कंपनी रिएम्बर्स कर देगी। जितना आपका खर्चा होगा उसमें से जो आइटम पेबल नहीं है, जो कि टॉनिक्स हैं या एक्सेसरीज हैं या सपोर्टिंग चीज़ें हैं, उनका खर्चा काट देगी इंश्योरेंस कंपनी और बाकी का पैसा काट पे करेगी। इंडेमनिटी बेस्ड पॉलिसी में आपसे इंश्योरेंस कंपनी मेडिकल बिल भी मांगेगी। बिल के बेसिस पे प्रूव होगा कि आपने खर्चा कितना किया है, उसमें से कटौती कितनी हुई है, उसके बाद आपको जो पेमेंट होगा वो मिलेगा। ये सारा का सारा प्रोसेस है बेनिफिट बेस्ड पॉलिसी में नहीं है। ना तो आपसे बिल मांगे जाते हैं, ना आपको रिएम्बर्स किया जाता है, ना आपको कोई डिडक्शन होता है। सिर्फ ये देखा जाता है कि आपने बेनिफिट लिमिट सेलेक्ट किया है, जो सेलेक्टेड है, और पॉलिसी में अगर आपका क्लेम पेबल है तो वो बेनिफिट की लिमिट एज इट इज पे कर दी जाएगी। और पे करने के बाद किसी तरीके का कोई क्वेश्चन इंश्योरेंस कंपनी नहीं करेगी आपसे। द एंटायर अमाउंट विल बी पेड विदाउट एनी डिडक्शन। ये क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस है जो कि बेनिफिट बेस्ड इंश्योरेंस पॉलिसी है। अब इस पॉलिसी में कुछ इसके फीचर्स को समझ लिया जाए। ये तो आपको समझ आ गया कि बेनिफिट बेस्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, लेकिन इस पॉलिसी में 22 क्रिटिकल इलनेसेस कवर्ड हैं। देखिए, नॉर्मली हर एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी की क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी होती है, इसका कोई स्टैंडर्ड पैटर्न नहीं होता। किसी की में आपको 10-12 क्रिटिकल इलनेसेस मिलेंगी, किसी की में आपको 20 मिल जाएंगी, किसी की में 25-30 मिल जाएंगी। ये डिपेंड करता है इंश्योरेंस कंपनी ने कौन कौन सी क्रिटिकल इलनेसेस को अपनी लिस्ट में शामिल किया है, पहली चीज़। दूसरा, ना तो कवरेज सिमिलर होता है, ना प्रीमियम सिमिलर होता है, ना टर्म्स एंड कंडीशन सिमिलर होते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं है। ये हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट है। हेल्थ इंश्योरेंस में भी 2 वैरायटी होती हैं, इंडेमनिटी बेस्ड प्रोडक्ट और बेनिफिट बेस्ड प्रोडक्ट। ये हेल्थ इंश्योरेंस में भी बेनिफिट बेस्ड प्रोडक्ट्स है, तो ये कंपनी टू कंपनी डिफर करेगा। ये जरूरी नहीं कि हमारी पॉलिसी किसी भी दूसरी जनरल इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी से मिलती हो। ये भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि हमारी पॉलिसी में 22 क्रिटिकल इलनेसेस हैं, किसी दूसरी कंपनी की पॉलिसी में भी 22 क्रिटिकल इलनेसेस ही कवर्ड हों। ये भी जरूरी नहीं कि हम जो प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं दूसरी कंपनी भी उतना ही प्रीमियम चार्ज कर रही हो। ऑल थिंग्स आर डिफरेंट। लमसम वन टाइम बेनिफिट विल बी पेड अंडर दिस पॉलिसी। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इंश्योर के लिए, क्योंकि द डे द पर्सन इज डायग्नोज्ड विद द डिजीज एंड द कंडीशंस आर कंप्लायबल, जो पॉलिसी की रिक्वायरमेंट अगर वो कंप्लाई हो गई है, इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम पेबल हो गया है, तो जो लमसम अमाउंट मिलने वाला है उसमें उसको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है कि पैसे की समस्या तो मिलेगी, ट्रीटमेंट तो कराया जा सकता है। तो ये कॉन्फिडेंस आने के बाद पेशेंट को भी और उसकी फैमिली को भी इतना सपोर्ट मिल जाता है कि क्योंकि लमसम पेमेंट मिल जाएगा इसलिए ट्रीटमेंट कराया जा सकता है। और ये लमसम बेनिफिट उतना ही होगा जितना कि ऑप्ट किया गया है, तो उसमें कम ज़्यादा रिडक्शन की भी बात नहीं आएगी। ओनली वन लमसम पेमेंट शैल बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग दी इंश्योर्ड्स लाइफ टाइम। यानी एक पर्सन को अगर एक से ज़्यादा भी क्रिटिकल इलनेस हुई है तो भी एक ही क्रिटिकल इलनेस का पेमेंट होगा। दूसरी चीज़, एक क्रिटिकल इलनेस का पेमेंट होने के बाद उस पर्सन के लिए फिर इसमें क्रिटिकल इंश्योरेंस की पॉलिसी का रिन्यूअल नहीं होगा, रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ क्रिटिकल इलनेसेस सफर बाय हिम। केवल एक ही क्रिटिकल इलनेस का पेमेंट। पॉलिसी विल बी टर्मिनेटेड आफ्टर द लमसम पेमेंट एंड विल नॉट बी रिन्यूड फर्दर। यानी कि किसी पर्सन को मान लिया लीवर फेलियर हुआ, उसका लीवर का ट्रीटमेंट हो रहा है,
लीवर ट्रांसप्लांट का, उसने मान लिया 10 लाख की पॉलिसी ले रखी है, 10 लाख इंश्योरेंस कंपनी ने पे कर दिया। अब पॉलिसी में अगर 4 महीने बाकी भी हैं तो भी पॉलिसी में क्लेम पे करने के बाद पॉलिसी टर्मिनेट हो गई, पॉइंट नंबर 1, क्योंकि पूरा सम इंश्योर्ड पे हो चुका है। दूसरा, उस बीमारी के लिए, उस पर्सन के लिए वो पॉलिसी रिव्यू भी नहीं है। तो ये इस पॉलिसी के स्पेशल फीचर्स हैं। अब की फीचर्स में आप कुछ और देखें, जैसे कि इट इज़ एन इंश्योरेंस विच पे इज ए लम सम मनी टू द बेनिफिशियरी इफ ही और शी इज डायग्नोज्ड विद वन ऑफ द नेम क्रिटिकल इलनेसेस। यानी अगर हम 22 क्रिटिकल इलनेसेस हैं, उनमें से किसी भी एक क्रिटिकल इलनेस के डायग्नोज होने पर पॉलिसी पीरियड, बिफोर पॉलिसी पीरियड अगर कुछ है तो वो तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज में आ जाएगा, वो कवर ही नहीं होगा। पॉलिसी पीरियड में अगर कोई एक डिजीज़ भी हुई है उन 22 में से, तो ये लमसम का निकले होगा। और सबसे बड़ी बात इसमें ये होगी, नो सब लिमिट, नो कैपिंग, नो कंडीशन, नो नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस। ऐसी कोई भी चीज़ पॉलिसी में से कटेगी नहीं, क्योंकि ऐसा कोई क्लॉज है नहीं जो पॉलिसी में से काट के या डिडक्ट करके पे किया जाए। बेनिफिट अमाउंट इज पेबल अपॉन द डायग्नोसिस ऑफ डिजीज मीटिंग स्पेसिफिक क्राइटेरिया। ये हो सकता है कि क्रिटिकल इलनेस तो हुई है लेकिन पॉलिसी की कंडीशंस कंप्लाई नहीं हो रही। ये भी हो सकता है कि क्रिटिकल इलनेस का नेचर तो सेम है लेकिन वो स्पेसिफिक क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रही। ये भी हो सकता है कि डिजीज तो है लेकिन उसका नेचर उतना सीरियस नहीं है। जैसे मान लिया कोई बर्न है, अब बर्न से हाथ जल गया, तो ये हाथ जलना कितने परसेंट है, किस लेवल का है, कौन से स्पेसिफिक क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है। अगर वो उस कंडीशन में आ रहा है, सीवियर नेचर में, तब तो क्रिटिकल इलनेस में आ जाएगा, नहीं तो नॉर्मल बर्न हो जाएगा। तो ये क्राइटेरिया देखना होगा, ये मेडिकल रिपोर्ट पर डिपेंड करेगा। नो इम्पैक्ट ऑन एनी अदर इंश्योरेंस पॉलिसीज, ये सबसे बड़ा फंडा है इस पॉलिसी का। ये देखने की चीज़ है कि कुछ हेल्थ पॉलिसीज हैं मार्केट में, जैसे आयुष्मान भारत सबसे बड़ी पॉलिसी, गवर्नमेंट की स्कीम है, 12 करोड़ से ज़्यादा लोग कवर्ड है। आयुष्मान भारत, चिरंजीवी, ये भी गवर्नमेंट पॉलिसी है। मेडिक्लेम, आरोग्य संजीवनी, सुपर टॉप अप एटसेट्रा, ये सब इंडेमनिटी बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। अब इंडेमनिटी बेस्ड प्रोडक्ट्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग होता है, उसमें क्लेम का कॉन्सेप्ट भी अलग होता है, पेमेंट कितना होगा ये भी अलग होता है, क्या डिडक्शंस होंगे ये भी अलग होता है, और बेनिफिट बेस्ड का कॉन्सेप्ट अलग होता है। क्वेश्चन ये है कि अगर एक ही बीमारी का एक इंश्योर के पास दोनों तरीके की पॉलिसी है, इंडेमनिटी बेस्ड भी है, बेनिफिट बेस्ड भी है, एक ही बीमारी को क्या वो दोनों में क्लेम कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 1। आंसर है यस। एक ही बीमारी को अगर उस पर 2 तरीके की पॉलिसी हैं, इंडेमनिटी बेस्ड भी है, बेनिफिट बेस्ड भी है, तो वो दोनों में क्लेम कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि दोनों में क्लेम करेगा तो वो ओरिजिनल बिल्स कहाँ से सबमिट करेगा? तो उसका आंसर है कि बेनिफिट बेस्ड पॉलिसी में बिल्स की ज़रूरत नहीं होती, प्रेस्क्रिप्शन और डॉक्टर की रिपोर्ट काफ़ी होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर बिल्स की बेनिफिट बेस्ड पॉलिसी में सब सर्टिफाइड कॉपी भी देनी पड़े तो भी सफिशिएंट। तीसरा क्वेश्चन ये है कि एक इंडेमनिटी बेस्ड पॉलिसी में क्लेम लेने के बाद बेनिफिट बेस्ड पॉलिसी में कितना क्लेम मिलेगा? यहाँ ये देखने वाली चीज़ है कि बेनिफिट बेस्ड पॉलिसी में तो जो बेनिफिट लिमिट है वो पूरे पूरा मिल जाएगा। इंडेमनिटी बेस्ड पॉलिसी में जितने के बिल सबमिट किए हुए हैं उनमें से जो पेएबल नहीं है उनको फिल्टर आउट कर दिया जाएगा, जो नॉन पेएबल है उनको काट दिया जाएगा, जो सब लिमिट्स हैं उसको अप्लाई किया जाएगा, जहाँ पर कैपिंग है वो कैप लगाई जाएगी। जैसे मान लिया पॉलिसी में लिखा हुआ है कि प्रूफ चार्जेस 3000 रुपये से ज़्यादा पेएबल नहीं, तो उसका मतलब कैपिंग आ गई 3000 रुपये से ज़्यादा आपको अगर किसी बड़े हॉस्पिटल में भर्ती हैं, रूम चार्जेस 5000 रुपये पर डे का है, तो 5000 रुपये के पर डे के रूम में आप रह तो रहें, लेकिन जो पॉलिसी में जो अमाउंट मिलेगा वो 3000 रुपये मिलेगा, जो कि कैपिंग।
इसी तरीके से अगर कोई सप्लीमेंट दे रखी है तो सप्लीमेंट भी कटेगी। इसी तरीके से ज़्यादातर इंडemnity बेस्ड पॉलिसी में कोपे होता है, कोपेमेंट जिसको आप बोलते हैं। कोपेमेंट का मतलब ये होता है कि एक परसेंटेज फिक्स कर दिया, जैसे 10% कोपे और 10% अमाउंट पेएबल क्लेम का इंश्योर को बियर करना पड़ेगा खुद को, यानी अपनी जेब से देना पड़ेगा, और 90% इंश्योरेंस करनी है। ये इंडemnity बेस्ड पॉलिसी में होगा, ये बेनिफिट बेस्ड पॉलिसी में नहीं है कुछ भी, और ये पॉलिसी बेनिफिट बेस्ड है, तो यहाँ ये फंडा लागू नहीं होगा। लेकिन अगर उसके पास ये इंडemnity बेस्ड पॉलिसीज हैं, आयुष्मान भारत, चिरंजीवी, मेडिक्लेम, आरोग्य संजीवनी, तो उनमें भी क्लेम दे सकता है और बेनिफिट बेस्ड पॉलिसी में दे सकता है। उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर कोई ये सोचता है कि प्रिंसिपल ऑफ इंडemnity इन्फ्रिंज हो जाएगा क्योंकि एक ही बीमारी का 2 जगह से क्लेम ले लिया है, तो वो कॉन्सेप्ट गलत है, क्योंकि दोनों पॉलिसीज़ का नेचर डिफरेंट है। दोनों पॉलिसीज़ में जितना अमाउंट पेबल हो रहा है वो दोनों पॉलिसीज़ के टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से हो रहा है, तो इससे अर्निंग नहीं हो रही है किसी भी तरीके की। और अगर ज़्यादा पैसा मिला भी है, क्योंकि बेनिफिट बेस्ड पॉलिसी में टोटल सम में ज़्यादा पैसा हो सकता है, अगर ज़्यादा पैसा मिला भी है तो वो पॉलिसी का नेचर है, क्योंकि बेनिफिट कंप्लीट ही मिलेगा, उसमें कोई रिएक्शन होगा ही नहीं। इसलिए इन दोनों पॉलिसी का एक दूसरे पर कोई इम्पैक्ट नहीं। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब आते हैं कि अगर पॉलिसी किसी को भी देनी है और पर्सन की एज 45 ईयर्स तक है, तो कोई भी प्री चेकअप रिक्वायर्ड नहीं है, यानी कि मेडिकल एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं है। जो भी पॉलिसी का प्रीमियम पे किया जाएगा दैट इज एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 80D ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ये हर हेल्थ इंश्योरेंस में होता है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी पर जो भी प्रीमियम दिया जाता है दैट इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, और ये एग्जम्पशन सेक्शन 80D में मिलता है। फिर आता है अफोर्डेबल एंड कॉम्पिटिटिव प्रिविलेज। मार्केट में इस प्रोडक्ट की बात काफ़ी कॉम्पिटिटिव रेट्स हैं। क्लेम अमाउंट कैन बी यूटिलाइज फॉर एनी पर्पज दैट इज ट्रीटमेंट इन कंट्री और आउटसाइड कंट्री, कन्वर्जेंस, रिकवरी एंड प्रोवाइड्स एंड लाइबिलिटी। इसको आप समझिए कि मान लिया किसी को लीवर फेलियर हुआ, ट्रीटमेंट में खर्च आया 3 लाख का, उससे पॉलिसी ले रही है 5 लाख की। पॉलिसी उसको इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम पेबल था, इसलिए 5 लाख रुपये पूरे पे कर दिए। पर्सन ने 3 लाख रुपये खर्च किया बीमारी पे इलाज में, 2 लाख उसके बच गए। 2 लाख का उसने कोई लोन ले रखा था, वो पे कर दिया, या उसने कोई बाहर घूमना था, उसको टूर पे जाना था, विदेश जाना है, उस पर खर्च कर दिया। कहने का मतलब यह है कि इंश्योरेंस कंपनी ने अगर क्लेम पे किया है तो उस अमाउंट पर पूरा इंश्योर का आके वो जिस चीज़ पे चाहे उसको खर्च कर सकता है, चाहे तो अपनी बीमारी पे खर्च करे, चाहे लोन पेमेंट पे खर्च करे, चाहे वो विदेश घूमने जाए, या उसका कोई भी पर्पज़ हो। अब वो पैसा उसका है, इंश्योरेंस कंपनी उससे क्वेश्चन नहीं कर सकती कि दिस अमाउंट इज पेड फॉर ट्रीटमेंट। ये सब इंश्योर की चॉइस पर होगा कि उसको एक बार क्लेम अमाउंट मिल गया तो अब वो उस फंड को कैसे यूज करता है। हैसल फ्री इन हाउस क्लेम प्रोसेस। बेनिफिट बेस्ड पॉलिसी में जो भी क्लेम पे किया जाता है वो इन हाउस क्लेम प्रोसेस से होता है, क्योंकि उसमें टीपीए की जरूरत नहीं पड़ती। टीपीए की जरूरत क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि क्लेम का अमाउंट को असेस करना ही नहीं, प्रोसेसिंग की जरूरत ही नहीं। जितना बेनिफिट सेलेक्ट किया गया उतना पूरा की पूरा पे होना, इसलिए उसमें ना डिडक्शन की जरूरत है, ना असेसमेंट की जरूरत है, ना प्रोसेसिंग की जरूरत है। फुल अमाउंट इज पेबल, या तो उसमें क्लेम पे होगा या फिर रिजेक्ट होगा, 2 ही कंडीशन होती है। रिजेक्ट क्यों होगा इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। ये 2 कंडीशन होती है। श्री क्रिटिकल केयर इलनेस पॉलिसी में 2 कंडीशन मस्ट है। पहला है इनिशियल वेटिंग पीरियड, यानी 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इंसेप्शन। 90 डेज में कोई क्लेम पेबल नहीं होगा।
मैंने आज क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी ली, मान लिया 1 अक्टूबर, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में अगर मुझे कोई डायग्नोस हो भी जाए क्रिटिकल इलनेस, जो 22 क्रिटिकल इलनेस में कवर्ड भी है, और मैं इंश्योरेंस कंपनी पर क्लेम फाइल करूँ, तो इंश्योरेंस कंपनी मेरा एक लाइन में क्लेम रिजेक्ट कर दी। Since you have not completed initial waiting period of 90 days, your claim is not entertainable. लेकिन ये सिर्फ पहली पॉलिसी पर लागू होगा। मैं पॉलिसी को फिर अगले साल भी रिन्यू कराता हूँ, उससे अगले साल भी रिन्यू कराता हूँ, मेरी पॉलिसी कंटिन्यू भी रहती है, वहाँ कहीं भी इनिशियल वेटिंग पीरियड वाला क्लॉज लागू नहीं होगा। इस साल मैं अगर पॉलिसी ले रहा हूँ तो सिर्फ इसी साल वेटिंग पीरियड लागू होगा, बाकी हर साल उसका कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं होगा, डे 1 से रिस्क कवर्ड हो जाएगी। दिस इज फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन है सर्वाइवल पीरियड। अभी सर्वाइवल पीरियड क्या है? 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ डायग्नोसिस। मान लिया कि मैंने पॉलिसी लेने के 6 महीने बाद में कोई मेडिकल चेकअप के लिए गया और मुझे डॉक्टर ने कह दिया कि मुझे कैंसर की सिम्टम्स हैं, तो किसी बॉडी पार्ट में मान लिया कैंसर पाया गया। अब ये कंडीशन ये कहती है कि जिस डेट को आप डायग्नोस हुए हो उससे 30 डेज तक आप सर्वाइव करेंगे। अगर 30 डेज से पहले डेथ हो गई तो क्लेम नहीं मिलेगा, 30 डेज के बाद डेथ हुई है तो क्लेम नहीं मिलेगा। तो 30 डेज का सर्वाइवल पीरियड भी मस्ट हो। दोनों ही कंडीशन जरूरी है, 90 डेज का वेटिंग पीरियड भी और 30 डेज का सर्वाइवल पीरियड भी। लेकिन हम इसको इस तरीके से नहीं कह सकते कि 90 + 30 120 डेज तक कोई क्लेम नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि 90 डेज तो स्टार्ट होंगे पॉलिसी लेने की डेट से, और ये जो सर्वाइवल पीरियड स्टार्ट होगा इसका पॉलिसी की डेट से कोई कनेक्शन नहीं। ये डेट ऑफ डायग्नोसिस से सकता है, वो पहले महीने में भी हो सकता है, वो 11वें महीने में भी हो सकता है, तो उसको 90 डेज की कंटिन्यूटी में नहीं जोड़ा जा सकता। इसलिए 90 डेज का चैप्टर डिफरेंट है, 30 डेज का चैप्टर डिफरेंट है। इसको मैं एक एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। ये एक प्रैक्टिकल केस है कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2024 तक की क्रिटिकल केयर पॉलिसी ली गई। फ्रेश पॉलिसी पहली बार लिए, अब लेने के बाद इंश्योर्ड 5 जनवरी को पॉलिसी लिया, 15 जनवरी को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए चला गया। डॉक्टर ने कहा यू हैव द कैंसर ऑफ फैट सीवियरिटी, यानी 1 जनवरी को पॉलिसी लिया, 15 जनवरी को उसने डायग्नोस कराया, तो क्रिटिकल इलनेस मिली। उसने डॉक्टर को कहा मेरे पास क्रिटिकल पॉलिसी है, डॉक्टर ने कहा क्लेम फाइल किया। क्लेम फाइल किया तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम रेपुडिएट कर दिया, ये कह करके कि insured was diagnosed on the 15th day of the risk commencement date, which is within 90 days waiting period. तो यहाँ पहले क्लॉज पर ही क्लेम उड़ गया, क्योंकि 90 डेज का वेटिंग पीरियड कंपल्सरी। हाँ, यही सिचुएशन अगर दूसरे साल में हुई होती, मान लिया पॉलिसी रिन्यू हुई है 1 जनवरी को, 1 जनवरी से दिसंबर तक के लिए, तो दूसरे साल में ये वेटिंग पीरियड या क्लॉज का चक्कर नहीं आता। लेकिन फ्रेश पॉलिसी है तो वेटिंग पीरियड 90 डेज ऑब्जर्व करना ही होगा। दिस कैन नॉट बी एग्जेंटेड। अगर 1 दिन भी कम है तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर देगी। दूसरी कंडीशन देखिए, 1 जनवरी से 31 दिसंबर के लिए पॉलिसी की, पॉलिसी 12 महीने की, 1 साल की, फ्रेश है क्योंकि पहले साल में ली। 1 जनवरी को पॉलिसी ली और इंश्योर्ड 15 अप्रैल को चेकअप के लिए गया डॉक्टर के पास।
जब चेकअप कराया तो डॉक्टर ने उसे कहा कि आपको ओपन चेस्ट CABG है, ये बाईपास सर्जरी का मेडिकल नेम है। चेस्ट को नॉर्मली ओपन करके बाईपास सर्जरी की जाए। तो यहाँ 1 जनवरी को पहुंच लिया, 15 अप्रैल को गया, 15 अप्रैल को उसको डायग्नोस हुआ है कि ओपन चेस्ट CABG है, जो कि हमारी 22 डिजीज में से एक है, यानी कि क्रिटिकल इलनेसेस की लिस्ट में कवर है। दूसरी चीज़ 90 डेज का पीरियड पूरा हो चुका है, क्योंकि 1 जनवरी से लिया तो 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, 30 मार्च को 90 डेज पूरा हो जाता, या 31 को हो जाता, अगर 28 का मंथ। तो उस केस में उसके 105 डेज पूरे हो चुके हैं, यानी कि द इंश्योर्ड हैज कंप्लाइड विद द फर्स्ट कंडीशन ऑफ 90 डेज वेटिंग पीरियड। तो इस कंडीशन के बेसिस पर द क्लिनिक पेबल insured was diagnosed on 100th day of risk commencement date and 90 days waiting period is over। ये 105 डे हमने कब से काउंट किए? जिस डेट से पॉलिसी ली, किस डेट तक काउंट किए? जिस डेट को डायग्नोस कराया। पॉलिसी लिए 1 जनवरी को, डायग्नोस हुआ 15 अप्रैल को, फिर सारा पीरियड कितने डेज का हो गया? 105 डेज का। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? 90 डेज। इसका मतलब 90 डेज का वेटिंग पीरियड की रिक्वायरमेंट कंप्लाई होगी, लेकिन क्लेम अभी भी पेबल नहीं। क्लेम पेबल होने के लिए अभी दूसरी कंडीशन क्या कंप्लाई होना बाकी है। दूसरी कंडीशन क्या कहती है? सर्वाइवल पीरियड ऑफ 30 डेज। अभी 30 डेज कब से शुरू होंगे? डेट ऑफ डायग्नोसिस। डेट ऑफ डायग्नोसिस क्या है? 15 अप्रैल। तो 15 अप्रैल से 15 मई तक 30 डेज तक उसका लाइव रहना, जीवित रहना जरूरी है। और ये बड़ा आसान है, क्योंकि जब डिजीज डायग्नोज हो गई उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया तो डॉक्टर्स ने उसको मेडिसिन से देना शुरू कर दिया, तो उसको सर्वाइवल में प्रॉब्लम नहीं आई, अनलेस द डिजीज इज वेरी मैच्योर, बहुत ज़्यादा सिस्टिक हो, तो ये सर्वाइवल आसान हो जाएगा। अब अगर 30 डेज का सर्वाइवल पीरियड की भी कंडीशन पूरी हो गई और 90 डेज के वेटिंग पीरियड की भी कंडीशन पूरी हो गई, दोनों कंडीशन पूरी हो गई, प्लस जो डिजीज हुई है वो भी क्रिटिकल इलनेसेस की 22 में से एक है, तो फिर क्लेम पेबल, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम पे करना है। अब यहाँ ये देखना होगा कि इंश्योर्ड ने सम इंश्योर्ड क्या लिया था, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो लिया है वो लिया है। अब ये जो 22 क्रिटिकल इलनेसेस ये क्या है, ये समझ लीजिए। ठीक है, हमारा ये एक ही प्लान है, क्रिटिकल पॉलिसी, और उसमें 22 क्रिटिकल इलनेसेस के बढ़े। हमारी ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इनको समझना या इन पर जानकारी होना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि हमारा पर्पज इंश्योरेंस है, मेडिकल साइंस नहीं। हाँ, कॉमन सेंस के लिए हम ये एक बार पढ़ लें कि डिजीज कौन कौन सी हैं, क्योंकि कल को इंश्योर हमसे आके ये पूछ ले, जैसा मेरे को बिनाइन ब्रेन ट्यूमर हुआ है और मैंने आपकी क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी रिपोर्ट की, तो क्या हम उसको ये बताने की पोजीशन में हैं कि तेरी बीमारी इसमें कवर्ड है? सिर्फ इस पर्पज से इन बीमारियों के नाम जान लेना जरूरी है। बाकी किस बीमारी का क्या सिम्टम है, क्या ट्रीटमेंट है, कितना टाइम लगेगा, ये सबसे हमें बिल्कुल मतलब नहीं। अगर किसी को नॉलेज है वेल एंड गुड, नहीं है तो भी जरूरी नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस सेल से बढ़ जाते हैं। और ये 22 डिजीज़ क्या है, एक बार मैं आपको रिडाक्ट कर दूँगा। मायोकार्डिनल इंफ्रैक्शन, ओपन चेस्ट CABG, ओपन हार्ट रिप्लेसमेंट और रिपेयर ऑफ हार्ट वाल्व, एंजियोप्लास्टी, प्राइमरी इडियोपैथिक पल्मोनरी हाइपरटेंशन,
kidney failure requiring regular dialysis, major organ transplant, end-stage liver failure, loss of limbs, blindness, deafness, end-stage lung failure, third degree burn, cancer of specified severity, bone marrow transplant, stroke resulting in permanent symptoms, permanent paralysis of limbs, multiple sclerosis with persisting symptoms, major head trauma, benign brain tumor, loss of speech, motor neuron disease with permanent symptoms and coma of specified severity. ये 22 critical diseases हमारी पॉलिसी में कवर है। इंश्योर्ड अगर 22 में से एक से भी सफ़र कर रहा है और वो दोनों कंडीशन उसने कंप्लाई कर दी हैं जो कि पॉलिसी का मेजर क्लॉज है, तो उसको जितना सम इंश्योर्ड उसने सेलेक्ट किया है वो सम इंश्योर्ड एज इट इज पेबल हो जाएगा। अब इसका मेन एक्सक्लूजन्स क्या होगा? पहली चीज़, हर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का एक कॉमन एक्सक्लूजन होता है जो कि हर इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी में होता है। वो यह है कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कवर नहीं होती। मुझे आज ये पता लग जाए कि मेरे लीवर में प्रॉब्लम चल रही है, मेरा लीवर ट्रांसप्लांट की स्टेज आ गई है और मेरा खर्चा 10-20 लाख का होने वाला है, तो मैं आज जानने के बावजूद भी अगर 10-15 दिन बाद आपसे पॉलिसी ले लेता हूँ क्रिटिकल इलनेस और उसके लेने के बाद 90 डेज पूरे होने के बाद क्लेम फाइल कर देता हूँ, तो इंश्योरेंस कंपनी मेरे क्लेम को रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि ये मेरा आज ही डायग्नोसिस हो चुका है कि मेरे को लीवर फेलियर है। तो मेडिकल रिपोर्ट कहीं ना कहीं अगर मैं मैनिपुलेट भी करूँगा तो भी सिम्टम्स के हिसाब से पता लग जाएगा कि डिजीज वाज प्री एग्जिस्टिंग और डिजीज हैज टेकन प्लेस ड्यूरिंग द पॉलिसी। नॉर्मली प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को कवर करने के लिए इंश्योरेंस कंपनियाँ 48 मंथ्स का वेटिंग पीरियड रखती हैं। 48 मंथ्स के मायने 4 ईयर्स, यानी 4 साल का वेटिंग पीरियड होता है। अगर मुझे पता है कि मेरे को एक बीमारी है, मैं 4 साल तक वेट करनी पड़ेगी, उसके बाद मेरी पॉलिसी में कवर होगा। ये बहुत लंबा होगा और ज़्यादा हो जाएगा, हो सकता है सर्वाइवल लिमिट हो जाए, लेकिन प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कोई भी इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करेगी। ये हो सकता है किसी की पॉलिसी में 2 साल का वेटिंग पीरियड हो, किसी की 3 साल का हो, किसी की 4 साल का, इट डिपेंड्स। Secondly, intentionally self-inflicted injury or illness, sexually transmitted conditions, mental or nervous disorder, anxiety, stress of depression, AIDS, HIV infection और सुसाइड, ये वो चीज़ें हैं जो कि पॉलिसी में स्पेसिफाई कर दी गई हैं कि अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ होती है तो क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हमारी पॉलिसी में कवर नहीं है। कवर्ड क्या है? मैंने अभी आपको 22 डिजीज के नाम बताए, उनमें से अगर कोई एक है तो क्लेम मिल जाएगा। अगर इंश्योर्ड एक है मेरे को एड्स हो गया है, मेरे को HIV हो गया है, या मेरे को मेंटल नर्वस डिसऑर्डर हो गया है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर देगी। हालांकि ये भी क्रिटिकल इलनेसेस हैं, लेकिन हमारी पॉलिसी में कवर नहीं है। जिस पॉलिसी में जहाँ जिस कंपनी की भी पॉलिसी में कवर होंगी वो पे करती है। फिर आता है एनी लॉस रिजल्टिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूटेड और एग्रेवेटेड और प्रॉब्लम और चाइल्ड बर्थ ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि ये पॉलिसी क्रिटिकल इलनेस वाली चाइल्ड बर्थ और प्रेगनेंसी की रिस्क को भी कवर नहीं करती है। जो 22 डिजीज कवर थी उनमें चाइल्ड बर्थ या प्रेगनेंसी नाम नहीं शामिल नहीं। इमीडिएट फैमिली मेम्बर को अगर कोई इलनेस है, सेम आप घर में रह रहा है, ये हार्विलेसिस्ट और एक्यूकल्चरिस्ट और इस तरीके की अगर कोई है, उससे कोई सेम डिजीज हो जाती है तो वो भी कवर नहीं होगा। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। अच्छा, अब पॉलिसी में क्लेम रिक्वायरमेंट क्या है? क्लेम पॉलिसी, ये पॉलिसी में क्लेम बड़ी हैसल फ्री सिस्टम है, यानी कि स्मूथली पे हो जाता है। कैसे होता है? सिर्फ 3 स्टेप। पहली चीज़ यह है कि इंटीमेशन टू इंश्योरर विद इन 48 आवर्स। जिस दिन डायग्नोस हुआ है उसके 48 आवर्स में, यानी 2 दिन के अंदर इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट कर दिया जाए, जिससे इंश्योरेंस कंपनी अपना पॉलिसी चेक करके क्लेम रजिस्टर कर देगी।
क्लेम तो बाद में मिलेगा जब भी फाइल होगा, लेकिन क्लेम इंटीमेशन टाइम से देना ज़रूरी है। इन केस ऑफ डायग्नोसिस और एडमिशन, जैसे ही डायग्नोस हो, ईमेल से, मोबाइल ऐप से, वेबसाइट से, किसी भी तरीके से इंटीमेशन दे दी जाए तो वो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम फॉर्म भी प्रोवाइड कर देगी, जो कि क्लेम फाइल में दिया जा सकता है। डॉक्यूमेंट के तौर पर सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है जिनके बेसिस पर क्लेम सेटल हो जाएगा। पहली है पॉजिटिव इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कन्फर्मिंग द डायग्नोसिस, यानी वो डायग्नोसिस रिपोर्ट जिसमें ये कन्फर्म हुआ है कि आपको क्रिटिकल इलनेस है और ये पॉजिटिव है। ये जो पॉजिटिव वर्ड है मेडिकल साइंस के लैंग्वेज में बड़ा इसका अपोजिट मीनिंग है, क्योंकि तुम हर चीज़ के लिए पॉजिटिव एंगल से सोचते हैं, लेकिन अगर बीमारी के केस में कोई टेस्ट कराया और वो पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब वो बीमारी का सिम्टम है। तो आपने कोरोना पीरियड में देखा होगा, कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, इसका मतलब वो ही सफरिंग फ्रॉम कोरोना। तो ये जो पॉजिटिव इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है दिस विल कंफर्म कि क्या आपको डायग्नोस हो चुका है, दिस क्रिटिकल इलनेस इज देयर इन योर बॉडी। ये पहला डॉक्यूमेंट। दूसरा, ट्रीटिंग डॉक्टर सर्टिफिकेट कन्फर्मिंग द डायग्नोसिस, एटियोलॉजी एंड ड्यूरेशन ऑफ इलनेस। जो डॉक्टर ने डायग्नोस किया है उसने क्या दवाइयाँ लिखी हैं, कितने टाइम तक ट्रीटमेंट चलेगा, क्या उसके मतलब रहेगी, ये उसमें अपने प्रेस्क्रिप्शन में लिख देता है। ये दूसरा डॉक्यूमेंट है, बस ये 2 डॉक्यूमेंट का सफिशिएंट है जिनके बेसिस पर क्लेम सेटल हो जाएगा। बाकी वो दोनों कंडीशन कंप्लाई होनी चाहिए। अब ये जब क्लेम फाइल किया जाता है तो ये पेपर सबमिट किए जाते हैं, ओरिजिनल डिस्चार्ज समरी फाइल हो जाएगी, बिल्स वगैरह की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। अंडरराइटिंग गाइडलाइंस ये हैं कि क्रिटिकल केयर इंश्योरेंस के नाम से प्लान है, केवल एक ही प्लान है, एडवांस 22 क्रिटिकल इलनेसेस का वर्ड है। आप इसको 5 से 45 साल के पर्सन तक के लिए सेल कर सकते हैं। 5 से 45, 4600 तो नहीं दे सकते आप, 5 से कम तो नहीं दे सकते, लेकिन जो पर्सन लेगा वो अडल्ट होना चाहिए। मान लिया कोई 12 साल का बच्चा उसके डिस्कवर कराना चाहता है तो पॉलिसी लेने वाला पर्सन 18 साल से ज़्यादा का होना चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट बच्चे के साथ नहीं हो सकता। प्रपोजल मेजर है तभी पॉलिसी ले सकते हैं। सम इंश्योर्ड आपको 5 लाख तक के लिए आपको प्रीमियम चार्ज दिया हुआ है, बाकी आप 10 लाख तक के लिए पॉलिसी ले सकते हैं। पॉलिसी 70 साल की एज तक रिन्यू हो सकती है। कैसे होगी मैं बताएंगे। जो भी प्रपोजल आएगा वह हेल्थ डिपार्टमेंट में टेली MER कंपनी से हमारा टाइप है, उनके एक पर्सन बैठे हैं, प्रपोजल को एवेल्यूएट करेंगे। अगर कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत हुई तो चेक कर लेंगे, अदरवाइज प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा। प्री पॉलिसी चेकअप में भी रिक्वायर्ड डिपेंडिंग ऑन द मेडिकल हिस्ट्री। अगर कहीं कोई सिम्टम्स हैं तो मेडिकल टेस्ट की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज नहीं पड़ेगी। अगर मेडिकल टेस्ट कराया है तो उसमें इंश्योर को खुद ही कॉस्ट क्लियर करनी पड़ेगी। फिर प्रीमियम कैसे लिया जाएगा पॉलिसी का, तो ये सलाह दिए गए। हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम हमेशा एज बैंड के हिसाब से होता है, किस एज ग्रुप के है। सम इंश्योर्ड चॉइस पर है कस्टमर, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। प्रीमियम जितनी कम एज होगी उतना कम होगा, जितनी एज बढ़ती जाएगी उतना ज़्यादा होता जाएगा। हर हेल्थ पॉलिसी का यही फंडा होता है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी 40+ के लिए प्रीमियम बहुत ज़्यादा होता जाएगा और यंगस्टर्स के लिए प्रीमियम बहुत कम होगा, क्योंकि चांसेस ऑफ डिजीज आर वेरी रेयर। अब जैसे माइनर है कोई बच्चा 5 से 70 साल का है, 5 लाख की पॉलिसी लेता है तो 40 रुपये प्लस GST। लेकिन अगर कोई 44 साल का पर्सन ले रहा है पॉलिसी तो उसका प्रीमियम 7985 है प्लस GST का 5 लाख की सम इंश्योर्ड के लिए। हालांकि यही 1 लाख के लिए सर 1597 1597 प्लस GST। पॉइंट यह है कि सम इंश्योर्ड की चॉइस पर होगा वो कितना सम इंश्योर्ड अपने लिए सेलेक्ट करना चाहता है, क्योंकि प्रीमियम उसी हिसाब से 1 लाख पर जो प्रीमियम 1597 प्लस GST लग रहा है वही प्रीमियम 5 लाख पर 7985 प्लस GST हो जाएगा। अब ये उसकी अफोर्डेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि वो कितना सम इंश्योर्ड सेलेक्ट करना चाहता है।
पॉलिसी 3 कंडीशंस में टर्मिनेट हो जाएगी। इंश्योर्ड की डेथ हो गई हो, या क्लेम का पेमेंट कर दिया हो, यानी कि फुल सम इंश्योर्ड यूटिलाइज हो, एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म्स, पॉलिसी की एक्सपायरी डेट हो गई। अब यहाँ ये आपकी कन्वीनियंस के लिए कोई भी प्रपोजल आप सबमिट करते हैं, आपको किस सज्जन से बात करनी है उन सभी सज्जन के ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर इसमें दिए हुए हैं, और ये प्रेजेंटेशन आप सबको पहुँचाया हुआ है। अगर कोई प्रपोजल नहीं मटेरियलाइज हो पा रहा है, नहीं उसकी एक्सेप्टेंस हो पा रही है, तो आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। अंडर राइटिंग से रिलेटेड है, QMS से रिलेटेड है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग से रिलेटेड है, IT से रिलेटेड है, टैली MER कंपनी में डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं। पर्सनस के नॉमिनेटेड हैं सारे, जो पर्सन नॉमिनेटेड है उनसे आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि इस पॉलिसी को कोई हमसे भी क्यों नहीं करता, क्योंकि मार्केट में कुछ गैर पॉलिसी तो बहुत सारी, हमारी पॉलिसी में क्या खास है। तो पहली चीज़ तो यही है ना कि हमारी पॉलिसी बेनिफिट बेस्ड है। जो हमने लिमिट सम इंश्योर्ड की दी है हम पूरा पे करेंगे, कोई काटे गुंजाइश नहीं। मेडिकल बिल्स भी हमको नहीं चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगी कस्टमर को, मेजर क्रिटिकल इलनेस का ट्रीटमेंट हो जाएगा। अगर उसके पास कोई दूसरी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है ऑलरेडी, इंडेमनिटी बेस्ड पॉलिसी, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। वो चाहे तो उसमें भी क्लेम ले सकता है, हमारी पॉलिसी में भी क्लेम ले सकता है। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलता है तो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए फाइनेंस चाहिए। इंश्योर अपनी चॉइस से सब इंश्योर लिमिट सेलेक्ट कर सकता है। एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट भी इसमें कवर हो जाएगा। अफोर्डेबल प्रीमियम है, और जितना प्रीमियम पे किया है वो सब टैक्स बेनिफिट में आ जाएगा, ग्रेट बेनिफिट। तो ये जो नाम नंबर दिए गए हैं इनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं अगर कहीं कोई प्रपोजल में दिक्कत आती है। बाकी पॉलिसी में मेन चीज़ दो ही हैं, 22 क्रिटिकल इलनेसेस में से कोई एक हो अगर इंश्योर्ड हो, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये दोनों कंडीशन कंप्लाई है। 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ इंसेप्शन वेटिंग पीरियड ओनली फॉर प्राइस रिन्यूअल पर ये सब खत्म हो जाएगा। 30 days सर्वाइवल पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ डायग्नोसिस। ये दोनों कंडीशन इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल इलनेस 22 में से एक होनी चाहिए। सम इंश्योर्ड की चॉइस पर है, प्रीमियम पहले से फिक्स्ड है, क्लेम के टाइम पर सिर्फ 2 ही डॉक्यूमेंट मेजर हैं, 48 आवर्स में एक्टिवेशन दे दीजिए, पूरा क्लेम मिलेगा। कोई कंपलसरी एक्सेस नहीं है, कोई डिडक्शन नहीं है, किसी भी चीज़ के खर्चे को काटा नहीं जाएगा। अगर दूसरी पॉलिसी ऑलरेडी है तो वो उस पर भी क्लेम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्रिटिकल इलनेस। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी बोलिए। नहीं, चाइल्ड बर्थ तो प्रेगनेंसी तो कवर ही नहीं है। ये ये कैटेगरी तो वो चाइल्ड बर्थ और प्रेगनेंसी जिसकी आप बात कर रहे हैं वो आपकी इंडेमनिटी बेस्ड पॉलिसी में कवर हो जाएगा। इस पॉलिसी में कवर नहीं है, ये रिस्क की कवर नहीं है। बोलिए। जी
जिस उसने जितना सम इंश्योर लिया है, अगर उसने 2 लाख लिया है तो 2 लाख में से 1 रुपया भी काटेगी नहीं और 2 लाख से 1 रुपया ज़्यादा भी देगी। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए। करेक्ट। हाँ हाँ तो बस वो, हाँ ट्रीटमेंट के टाइम में मिल जाएगा वो, या ट्रीटमेंट से डिस्चार्ज हो रहा है ट्रीटमेंट तो भी मिल जाएगा, क्योंकि वो जो बिल्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है वो इसमें नहीं है उसको। हाँ उसको ये बिल्स वगैरह की मिलती है, पूरा मिलेगा वो सब इंश्योर। फिर वो उस मनी का कुछ भी यूज़ करे, ये उसकी चॉइस।